हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ द मॉड्यूल 5। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एमपी यूथ पॉलिसी 2023। लेटेस्ट है, करंट अफेयर का पार्ट भी है, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो फैक्चुअल चीज़ें पहले देखेंगे कि ए टू जेड। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हमने मेन फोकस स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस किया है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, एमपी के किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने एमपी यूथ पॉलिसी 2023 नहीं पढ़ा है, तो यू आर लैकिंग। तो उसमें एमपी से रिलेटेड जो भी आगे चीज़ें होने वाली हैं वो उन्होंने एमपी डिफरेंट सेक्टर से, जो अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, हेल्थ की बात करें, या अदर प्रोविजंस लाइक इन्वायरमेंट की बात करें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें, एवरीथिंग दे हैव समड अप इन दिस एमपी यूथ पॉलिसी 2023। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हिंदी में अवेलेबल है। और दोज जिनका हिंदी मीडियम है, प्रिपरेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं और नॉलेज है, तो हिंदी में ही पढ़ लीजिए। बट जिनको इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, तो मैंने यहाँ पे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पे वो किया है, प्रेजेंट किया है। तो इसमें हमारा स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी है, आई हैव कवर्ड comprehensively, and it's very very important for your even written as well as for interview preparation। अगर हम इस की बात करें, एमपी प्रिंसिपल वाली पोस्ट की बात करें, आई टेक। अदरवाइज जो पीसीएस, एमपी पीसीएस वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन हो सकता है एमपी यूथ पॉलिसी का 2023 में, एंड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये कब रोल आउट हुई है, पहली चीज़। और फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि ये कब रोल आउट हुई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये रोल आउट हुई है आपकी भैया 23 मार्च को, रोल आउट या अनाउंस 2023। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो गई पहले, कब ये लॉन्च हुई है, कब रोल आउट हुई है, कब पिक्चर में आई है। तो भोपाल में एड्रेस करते हुए ये जो हमारे एमपी के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इसको रोल आउट किया है 23 मार्च 2023 को। और इसमें जब हम एमपी यूथ पॉलिसी ओपन करोगे तो उसमें एक स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। जो प्रिपरेशन में रहे होंगे वो सब जान देंगे। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। तो ये आपके लिए भी है। उठो जागो, यूथ ऑफ द एमपी, इट्स नॉट ऑफ द यूथ ऑफ एमपी, ओवरऑल द यूथ ऑफ अवर नेशन, सबके लिए ये भी है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। तो इसमें ये अगर हम बात करें, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। तो ये स्टेटमेंट किसका है? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय स्वामी विवेकानंद जी। देखिए, इनसे रिलेटेड भी थोड़ा सा इन्होंने क्या किया था, इनकी कंट्रीब्यूशंस, और वो एक इम्पोर्टेंट स्पीच जो जो इन्होंने
यूएसए में जाके दी थी, और किस संस्था से ये जुड़े रहे, कहाँ से थे, थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप जान लीजिएगा। तो क्वेश्चन हो सकता है कि एमपी यूथ पॉलिसी 2023 के पर जो स्टेटमेंट है, फ्रंट पेज पे जो स्टेटमेंट है, वो कौन से महापुरुष या कौन से जो हमारे मॉडर्न इंडिया के जो लोग थे, जो स्पेशल पर्सनालिटीज थे, और किसने दिया है, नाम आ सकता है उनका स्वामी विवेकानंद जी। ये एग्जैक्टली तो नहीं पूछेगा उठो जागो और तब तक, वो पूछा स्वामी विवेकानंद जी कब रोल आउट हुआ है, 20 मार्च 2023 में। तो थोड़ा सा और बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। बैकग्राउंड मीन्स पॉलिसी आने से पहले क्या क्या पिक्चर में चीज़ें चली। इन दी अल्टीमेटली इसको समझते हैं कि इन दी प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल सिनेरियो, इन दी प्रेजेंट context of global scenario, in MP there was feeling of the present context of global scenario, in MP there was feeling of the need of the multi-dimensional policy, multi-dimensional policy for the youth, to make them capable, to make them capable, to make them capable as per their knowledge, as per their knowledge, empower and skill them, empower and skilling them is this is the motto behind this policy. तो इन दी प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो से देखते हुए एमपी में ये सेंस चला रहा था कि एक मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी की जरूरत है यूथ के लिए, जिससे कि उनको बनाया जा सके कैपेबल फॉर देयर नॉलेज, एम्पावर एंड स्किलिंग, देम को हटा दीजिए, स्किलिंग, उनको क्या कराया जा सके, टू मेक देम कैपेबल एज पर देयर नॉलेज, एम्पावर एंड स्किलिंग। तो इस उनको एम्पावर किया जाए, उनको नॉलेज बढ़ाई जाए, स्किल बढ़ाई जाए, इस तरह की एक पॉलिसी की जरूरत महसूस की जा रही थी। फिर आगे ऐसा क्या हुआ, अभी 2022 में 23 और 24 जुलाई को एक युवा महापंचायत ऑर्गेनाइज हुई भोपाल में। तो क्या होता है, ड्यूरिंग युवा महापंचायत organized at Bhopal on 23rd and 24th July 2022, युवा महापंचायत। और तो वहां पे क्या होता है, the youths raised this point। कौन सा पॉइंट, किसकी बात करी उन्होंने, कही कि यूथ पॉलिसी की बात करी फॉर एमपी, उन्होंने आवाज उठाई।
यूथ पॉलिसी फॉर एमपी के लिए। युवा महापंचायत हुई आपकी 22 और 23 और 24 जुलाई 2022 को। तो फिर क्या हुआ कि इसको फ्रेम करने के लिए कई जगह से इनपुट्स और फीडबैक की जरूरत पड़ी। तो कहाँ कहाँ से इन्होंने इनपुट एंड फीडबैक लिया है वो भी देख लेते हैं। द फीडबैक एंड इनपुट्स फॉर एमपी यूथ पॉलिसी 2021। पहला तो आपका यही हो गया कि जो युवा महापंचायत हुई एमपी में, जो 2022 में हुई भोपाल में। इसकी लोकेशन भी देख लीजिएगा, याद रखने वाली है, भोपाल। दूसरा, नेशनल यूथ पॉलिसी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल यूथ पॉलिसी जो ड्राफ्ट आया था, मतलब ड्राफ्ट आया, उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। वो ड्राफ्ट कब आया हमारा, नेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट आया 2021 में, वहाँ से भी इन्होंने इनपुट्स लिए हैं। तीसरा, यूथ पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कई सारी कंट्रीज की यूथ पॉलिसीज को स्टडी किया है, वहाँ से भी इन्होंने पॉइंट्स लिए हैं। पॉइंट different countries. Similarly, youth policies of different states. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली यूथ पॉलिसी से भी इन्होंने, एमपी की जो यूथ पॉलिसी थी कब आई थी लास्ट वाली, तो 2008 में। तो कितने साल बाद आई है नई यूथ पॉलिसी, 15 ईयर्स लेटर। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। एमपी यूथ पॉलिसी 2008, 15 साल बाद 2023 में आई है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इस पॉलिसी के विजन की। विजन ऑफ एमपी यूथ पॉलिसी: empower the youths, empower the youths of MP for total development, a complete development, holistic development, anything you can write, development of their capability, so that they can effectively contribute to the economic and social development of the state. Empower the youth of the MP for the complete development of their capability में पूर्ण विकास, so that they can effectively contribute the economic and social development of the state. ये इसका ओवरऑल विजन है जब हम बात करते हैं इस पॉलिसी की। आगे हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी: एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करना, मतलब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमपी पॉलिसी आर दैट द यूथ
एमपी कैसे हो जाए, उन्हें बनाने के लिए, कैसा बनाने के लिए, पहला फोकस यूथ ऑफ एमपी कैसे हो जाए, एंटरप्रेन्योरशिप आ जाए उनमें, एंटरप्रेन्योर बने, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बनने की बात करें, जिससे कि कैसे एंटरप्रेन्योर बने, उनके अंदर रिस्क रिस्क कैपेबिलिटी हो, रिस्क टेकिंग और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, ऐसे एंटरप्रेन्योर बने एमपी के यूथ जिनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो। और कैसे बने यूथ, अवेयरनेस हो उनके अंदर, किस चीज की, अवेयर हो, अवेयरनेस अबाउट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देखिए जब इनको इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की समझ होगी और कैसे चीजें चल रही समझ होगी, तो तभी तो वो अपने स्टेट के बारे में प्रॉपरली समझ पाएंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन की नीड है। तो अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट एंड हाउ दे कैन contribute towards them giving the more advantage in particular field। तीसरा हेल्थ, हेल्दी मेंटल एंड फिजिकल स्टेटस, यूथ और एमबी हेल्दी मेंटल फिजिकल स्टेटस, जब वो मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे तभी तो वो दे कैन कंट्रीब्यूट टू द contribute to the state at large। Similarly, responsible towards agriculture and environment, agriculture and environment, रेस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के लिए। देखिए जो लोग एग्रीकल्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे तो वो फूड सिक्योरिटी को समझ पाएंगे, सेंसिटाइज हो जा पाएंगे, खाना खाना खा रहे हैं तो उसमें फूड नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर से कैसे कैसे कैप्चर करके फूड लाया जा रहा है और एग्रीकल्चर के से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर करने के लिए नई इनोवेटिव पॉलिसी लेके आ सकते हैं। एनवायरनमेंट को कैसे डिग्रेड होने से बचाया जाए, कैसे एनवायरनमेंट को कंजर्व करें, तो उसके लिए मतलब एमपी के यूथ सेंसिटाइज होने चाहिए। एमपी इंक्लूसिव कैसे होना चाहिए, इंक्लूसिव एंड जस्टिसेबल, मतलब इंक्लूसिव मतलब ऐसे यूथ हो कि हर पहलू की उन्हें नॉलेज हो, हर टॉपिक को वो जानते हो, हर एक मल्टी पर्सनैलिटी टाइप के लोग हों। और जस्टिसेबल का मतलब एक जस्टिफाइड बात करते हो या फिर वो तार्किक बातें करें जो और जिस जो न्यायपूर्ण बात करें, मतलब कहीं अगर कोई सिचुएशन ऐसी फंसी हुई है कि जहां पे आपका डिसीजन इज पैरामाउंट, तो आप वहां पे जो डिसीजन लेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू द जस्टिस, अकॉर्डिंग टू द न्याय दैट कैन बी डिलीवर्ड। छठा, अपने अंदर सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस लेके आए, कॉम्पिटिटिवनेस, जब कॉम्पिटिटिवनेस लेके आएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वो खुद बढ़ेंगे तो स्टेट बढ़ेगा आगे, स्टेट बढ़ेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा आगे, ये सारी चीजें। और साइंटिफिक एटीट्यूड एंड विजन, साइंटिफिक टेम्पर या एटीट्यूड एंड विजन, अंधविश्वास वगैरह वाली चीजों से निकलें और अपने अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करें और एक साइंटिफिक सोच डेवलप करें। डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट,
डिसीजंस ऑन बेसिस ऑफ द फैक्ट, मतलब तार्किक बातें करें, कहीं कुछ ऐसी बातें करें जो ऑलरेडी कहीं किसी का सोर्स लेके, कहीं कोई रेफरेंस, मतलब फैक्चुअल बात, फैक्ट के बेस पे बात करें। ऐसे ही नहीं हवा हवाई वाली बातें जो करते हैं, मैं ऐसे हो जाऊंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ये सब काल्पनिक बातें हैं। ऐसी बातें करें जिनका कोई रिलीवेंस हो, मतलब सोच डेवलप, जो आगे का विजन हो वैसा हो, जो प्रैक्टिकली फिजिबल हो। तो फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए आपके विजन में। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, रेस्पेक्ट्स टुवर्ड्स द कल्चर। जो हमारी संस्कृति और कला और संस्कृति है, उसका हमें उसका रेस्पेक्ट करना है। जैसे हमारे अगर पुराने पुराण वगैरह हैं, महाभारतास या फिर रामायणास, जो हमारे एपिक्स हैं, तो इन सब का जो पूरी संस्कृति मिली है, जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया, तो उसका भी रेस्पेक्ट करें। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उससे बचें, अपने संस्कृति को फॉलो करें। फुलफिल ड्यूटीज टुवर्ड द नेशन, fulfill the duties towards the nation and help in nation building, and help in nation building। देखिए ड्यूटीज ऑलरेडी मेंशन इन द आर्टिकल 51 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कुछ ड्यूटीज वहां पे दी हैं उनको फुलफिल करें, और कुछ ऐसा काम करें जो नेशन बिल्डिंग में हेल्पफुल हो पाए। इन्वॉल्वमेंट ना, वर्क एज ए लीडरशिप क्वालिटी इंकलकेट करें, लीडरशिप क्वालिटी, जिससे हमारा रोल फॉर फ्यूचर जस्टिफाई हो सके। मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी इनकलकेट करें, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ हमारा पॉलिटिक्स से ही नहीं है। इन एनी सेक्टर यू आर वर्किंग, यू मस्ट have inculcate the value of leadership. So if you work as a leader in the any sector or any field, you will be your future will be little bright. You will be recognized, your voice can be listened to the masses, and you will be the game changer of that particular sector. Capable of employment, capable of employment after acquiring education and skill। कैपेबल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशन स्किल। जो एजुकेशन और स्किल अचीव कर लिया, एक्वायर कर ली, उसके बाद ऐसा भी होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट करने के कैपेबल हो। ऐसे ही नहीं पढ़ लिया हो उसे, ऐसे हो कि उसके बेसिस पे आप आगे जॉब भी कर सको। तो दीज आर द ऑल द ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड इन द नेशनल एमपी यूथ पॉलिसी 2023। तो आप एक बार गो थ्रू हो जाइए। जो जेनेरिक टॉपिक्स हैं, जेनेरिक इंफॉर्मेशन है, बट स्टिल यू शुड नो। तो व्हाट आर द डोमेन्स कवर्ड इन दी एमपी यूथ पॉलिसी 2023। तो डोमेन्स, कौन कौन से डोमेन्स में इन्होंने, डोमेन्स या सेक्टर की बात करेंगे, सेक्टर्स कवर्ड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाला जिसको हम डिटेल में देखेंगे, एजुकेशन एंड स्किल। दूसरा डोमेन है आपका एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी हम देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट एंड
एंटरप्रेन्योरशिप, फिर आगे हम देखेंगे हेल्थ की बात करेंगे। हेलो। हाँ जी सर। नमस्कार जी। हाँ कोई बात नहीं है, मैं आपको आधा घंटे में कॉल करता हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आधा घंटे में करूँगा। कहाँ पे हैं अभी? हाँ ठीक है। एजुकेशन एंड स्किल, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ, अगला होगा यूथ लीडरशिप एंड सोशल वर्क। यूथ लीडरशिप एंड सोशल वर्क, स्पोर्ट एंड फिटनेस, स्पोर्ट एंड फिटनेस, आर्ट एंड कल्चर। ये तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर नहीं है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट सेफ्टी की बात हो रही है। इंक्लूजन, इंक्लूजन एंड इक्विटी। तो ये दीज आर द 8 सेक्टर्स जिनमें बात हुई है एमपी यूथ पॉलिसीज की, और आपको वैसे पता सब होना चाहिए। और मैं यहाँ पे डिटेल में इन 2 सेक्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन एंड स्किल की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन स्किल में सबसे पहली चीज हम जो देखने जा रहे हैं वो है एम्पावरमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एम्पावरमेंट ऑफ शिक्षा का सशक्तिकरण। तो वो कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या उसमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात होगी कि प्रमोट करने की बात होगी, प्रमोट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें इसमें फैक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना है। तो उसमें इसको हम इस तरीके से लेते हैं। तो प्रमोट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें क्या है? वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जिसमें एमपी से रिलेटेड क्या क्या पढ़ाई जाएगी? हिस्ट्री, हिस्टोरियंस की बातें, ज्योग्राफी से रिलेटेड, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड एथिक्स, ये सब चीज़ें। और हायर एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात होगी एट हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेवल, हायर एजुकेशन लेवल। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब देखे, जैसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी कि आर्ट्स वाला साइंस से ले सकता है, साइंस वाला साइंस, मतलब कैसे कोई स्ट्रीम वाइज नहीं होगी। तो एनी स्ट्रीम पर्सन कैन टेक एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अनदर स्ट्रीम, तो मतलब एक नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द सिंगल डोमेन। तो ये थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, ओपन टू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। दूसरा मेजर फोकस इसमें क्या क्या करा जाएगा? स्टेम एंड टेक्निकल एजुकेशन को, स्टेम एंड टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट की बात होगी।
या प्रोग्रेस करने की बात होगी। अब स्टेम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेम क्या चीज हो गया? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये वाले डोमेन में को और बढ़ाने की बात सॉरी एक्सक्यूज मी, स्टेम एंड टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनको बढ़ाने की, इनके इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, इनको प्रोग्रेस करने की बात हो रही है। स्पेशली ये किस पे फोकस कर रहा है? गर्ल्स पे फोकस कर रहा है। क्योंकि जनरली गर्ल्स की पढ़ाई तो एजुकेशन तो हो रही है, पर इस डोमेन में कम गर्ल्स जा रही हैं। रेशियो अगर देखें बॉयज गर्ल्स का तो कम जा रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए प्रमोट करने के। तो ये कैसे कैसे पॉसिबल हो पाएगा? स्टेम कंपटीशन करवाए जाएंगे, स्टेम के कंपटीशंस, एग्जीबिशंस, अवेयरनेस एंड टिंकरिंग लैब्स, स्कॉलरशिप फॉर द यूथ साइंटिस्ट। ये सब इस तरह के प्रोविजन से क्या होगा? स्टेम वाला जो फील्ड है वो आगे बढ़ेगा। और फर्दर क्या होगा? फर्दर क्या किया जाएगा? डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी यूथ, इसी में आगे क्या क्या चीज रहेंगे? डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी टू यूथ एट स्कूल लेवल, स्कूल एंड कॉलेज लेवल। कैसे सब्जेक्ट्स बढ़ाए जाएंगे? एम्प्लॉयबल सब्जेक्ट्स, जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स एंड मॉडर्न स्किल सब्जेक्ट्स। स्किल सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन होगा। इसके साथ साथ ओजीटी की व्यवस्था होगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। स्कूल में, ये कॉलेजेस में वोकेशनल सब्जेक्ट, स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स को इनकलकेट किया जाएगा, जिससे जॉब क्रिएट हो सके। स्कूल किनको फोकस किया जाएगा? जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, ड्रॉप आउट्स फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरिया के जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी डिजिटल फ्लुएंसी की। स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजिटल फ्लुएंसी, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, हाउ टू यूज कंप्यूटर, हाउ टू मेल, हाउ टू चेक मेल, हाउ टू राइट मेल, हाउ टू write a letter on the word, how to access the PPTs, how to write PPT, all these things जो डिजिटल बेसिक नॉलेज है उनको दी जाएगी। फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, कोऑर्डिनेशन among different departments and boards of education and skill. Next, multiple entry and multiple exit scheme to reduce dropouts। अब जैसे एक साल का कोई कोर्स कर लिया, एक साल के बाद अगर वो ड्रॉप आउट कर रहा है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल के बाद मतलब डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री, जैसे ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया उसने, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद वो कहीं और एंगेज हो गया तो फर्स्ट ईयर की करने के बाद उसका रिकॉग्निशन मिलेगा, सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा।
अगर वहीं पे 2 साल के लिए अगर वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में चला गया तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल के बाद उसे सर्टिफिकेट। तो इस तरह की मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, जब फर्स्ट ईयर इसने सर्टिफिकेट लिया, दूसरी जगह दूसरी स्ट्रीम में वो डिप्लोमा कोर्स में ले सकता है, तीसरी जगह वो सर्टिफिकेट। तो इस तरह से मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, ड्रॉप आउट जो हो रहे थे बीच बीच में उसको रिड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट, ये हमने एजुकेशन एंड स्किल का एम्पावरमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम की बात की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यूथ्स स्किल डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ, यूथ की स्किल डेवलपमेंट की बात होगी। तो इसमें क्या कर रहे हैं ये बेसिकली, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड विद स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है कि जो एजुकेशन सिस्टम है स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज को उसके साथ इंटीग्रेट करो। तो उसके लिए क्या क्या करना है, जैसे टिंकरिंग लैब्स हो गई, डू इट योरसेल्फ कंसेप्ट लैब्स, डू इट योरसेल्फ कंसेप्ट लैब्स हो गई, या फिर मेकर्स लैब हो गई। इस तरह के प्रोविजंस करने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 9 to 12। बात होगी कि इंप्रूवमेंट किया जाएगा जो स्कूल वोकेशनल एजुकेशन है उसमें, इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो 9th से 12th तक जो ऑलरेडी 2 फेजेस में चल रही है उसको और इंप्रूवमेंट करने की बात होगी। फर्दर, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट फॉर प्रॉपर डिलीवरी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट फॉर प्रॉपर डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ एजुकेशन, डिलीवरी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में 4th पॉइंट, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर यूथ। जो 15 साल की एज से 15 ईयर्स ऑफ एज से के हैं या ज़्यादा हैं उनके लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करवाई जाएगी एट वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मीन्स ITI, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, एंड सर्विस सेक्टर में। इस तरह के सेक्टर्स में इनको 15-15 साल, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्कूल्स में कितनी एज
निर्धारित की गई है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने के लिए 15 साल, या 15 से ज़्यादा का होना चाहिए यूथ जो। फर्दर हम बात करते हैं एजुकेशन एजुकेशन स्किल्स में थर्ड हेडिंग की, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेस की बात होती है। क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए, एक्सेस एक्सेल टू द क्वालिटी एजुकेशन। इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज सेक्शन पे फोकस, डिसएडवांटेज्ड सेक्शन, अब वो कौन कौन से हैं जो स्पेशली यूथ की बात कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, रिटेंशन इन एजुकेशन, ड्रॉप आउट कम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस थ्रू NIOS, इस तरह की चीज़ें अगर हम ऑनलाइन बढ़ाएंगे, क्योंकि डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं जो जो पर्टिकुलर, अगर यूथ डिसएडवांटेज सेक्शन जैसे SC STs और माइनॉरिटीज़ PWDs, तो उनके लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि बेचारे उनके लिए डेली जाना पॉसिबल ना हो, ऑफलाइन क्लासेस करना पॉसिबल ना हो। तो उनके लिए रिटेंशन को बढ़ाए रखने के लिए उनके लिए ऐसे प्रोविजन करते हैं कि हम और डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम चलाते हैं NIOS के थ्रू, जिससे उनके लिए रिटेंशन पॉसिबल हो पाए। फर्दर जो गर्ल्स की बात होगी, गर्ल्स किस एज ग्रुप की, 15 से 19 साल के ग्रुप की एज की, एंड जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प की बात होगी, फाइनेंशियल हेल्प की बात होगी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल हेल्प टू दी दोज हु वांट टू टेक एडमिशन इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो किस, अब गर्ल्स की कौन सी किस कैटेगरी में, 15 से 19 साल की कैटेगरी गर्ल्स एंड PWDs के लिए फाइनेंशियल हेल्प की, स्कॉलरशिप लोन्स वगैरह की जो फैसिलिटी होगी वो करवाई जाएगी। आगे फ्री इंटरनेट, ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था। एक सेकेंड होल्ड करो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हाँ सर, उसमें क्या है कि वैसे तो है फाइबर वाला, पर दिक्कत ये आती है कि रोड अगर वो होते हैं ना, तो उसमें दिक्कत आती है, रोड खुदते हैं इधर, और वो जो केबल फाइबर वाला केबल में आई दिन दिक्कत आती है इसमें। तो टावर अगर लग जाएगा तो सर उसमें प्रॉब्लम फिर आगे, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी आ तो जाती है स्पीड, बट सर वो दिक्कत वही है ना कि अगर बीच बीच में या फिर रोड रोड की कंस्ट्रक्शन वगैरह ऊपर वहाँ पे गए, कभी कुछ काट देते हैं, कुछ कर देते हैं, वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता है। फिर वहाँ पे लगा है दादरी में साइड, तो एक बार इनसे बात कर लेता हूँ, अगर किस तरह से लगता है कि क्या नहीं करता। पूजन वगैरह का पूछ लेता हूँ कैसे किया है उनके। जी सर, जी सर, आज करवाता हूँ सर। BSNL वालों का तो सर ये रिप्लाई भी दे सर, ये करते ही हाँ, वो नहीं तो मैंने ऐसे नहीं लिखा, मतलब है नहीं फिलहाल। हाँ हाँ, फिर भी नहीं बने, नहीं बना जाएगी। अच्छा, वो ज़्यादा सबका नहीं नहीं था, मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मैं इसको ही लिख के दे दूँ, क्योंकि इंटरनेट तो है 100 Mbps स्पीड पे आ रही है। तो फिर उसमें कहीं ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कहीं कहीं वहाँ से फंडिंग प्रोविजन आएगा क्या, कुछ ऐसी, मतलब उसी में से यूज करवाएंगे। नहीं, उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है।
एक बार और मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस चीज को, क्योंकि फिर तो नहीं फायदा होगा। तो इसमें मुझे यही करना था कि ऐसा ना कि फंड आ रहा हो और फिर रुक जाए एक बार में। हाँ बिल्कुल। जी जी। तो ये इनका तो तभी क्लियर हो पाएगा कि